नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करेंगे हमास और इजराइल के बीच जो संघर्ष चल रहा है पिछले 22-23 दिनों से, उसके ऊपर। दरअसल आप सभी को पता है कि किस तरीके से फिलिस्तीन का आतंकवादी संगठन हमास ने 7 अक्टूबर को सोते हुए इजरायली नागरिकों के ऊपर एक बर्बर हमला किया था, भीषण हमला किया था, जिस हमले में इजराइल के 1400 निर्दोष लोगों की मौत हो गई थी। यहां तक कि छोटे छोटे बच्चों का सर कलम कर दिया गया। उस बर्बर हमले का जब जवाब देना शुरू किया, और वो अब तक दे रहा है, उससे पूरी दुनिया में जो आतंक प्रेमी, उस हमास का समर्थक जो लोग और देश है, वो सब के सब इस बात से चिंतित है, इस बात के लिए परेशान है कि इजराइल जबरदस्त पलटवार क्यों कर रहा है। इजराइल को यह नहीं करना चाहिए। जितने भी लोग इस समय यह कह रहे हैं कि इजराइल गलत कर रहा है, इजराइल को हमला रोक देना चाहिए, इनमें से कोई भी यह नहीं बता रहा है कि आखिर इजराइल ऐसा कर क्यों रहा है। किसने कहा था हमास आतंकवादियों को कि वो इजराइल के ऊपर 5000 रॉकेट से हमला करे? अगर हमास के आतंकवादी इजराइल के ऊपर हमला नहीं करता तो भला इजराइल को क्या जरूरत था कि वो पिछले 22-23 दिनों से इस तरह का भीषण पलटवार कर रहा है हमास के आतंकवादियों के ऊपर। और इजराइल के इस भीषण पलटवार को रोकने के लिए अलग अलग देश अपनी अपनी ताकत लगा रहा है, अपना अपना चौधराहट दिखाने की प्रयास कर रहा है। इसी प्रयास में जॉर्डन, जो कि खुद ही एक कट्टर इस्लामिक देश है, इजराइल का पड़ोसी ही है, उसने इस युद्ध को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन में एक प्रस्ताव लाया था सीज फायर का। और उस प्रस्ताव में यह था कि जो फिलिस्तीन के ऊपर, जो गाजा के ऊपर, जो हमास के ऊपर इजराइल हमला कर रहा है, इजराइल वो हमला रोक दे। इजराइल के सैनिकों ने जितने गाजा के आतंकवादियों को, हमास के आतंकवादियों को बंधक बनाया है, अरेस्ट किया है, उसको रिहा कर दे। और गाजा में हमास के आतंकवादियों के खिलाफ जो इजराइल ने जमीनी स्तर पे कार्रवाई करने का प्लान बना रहा है, उसे रोक दे। और जो बिजली, पानी, ईंधन, जो जिसकी सप्लाई इजराइल रोक दिया है, उसको दोबारा से बहाल कर दिया जाए। लेकिन इस प्रस्ताव में कहीं भी उस फिलिस्तीनी समर्थक हमास आतंकवादियों के कुकृत्य का जिक्र नहीं किया गया था, उसका निंदा नहीं किया गया था। कहीं से भी इस प्रस्ताव में यह नहीं कहा गया कि जो हमास आतंकवादियों ने इजराइल के निर्दोष नागरिकों के ऊपर हमला किया वह गलत था और हम उसका निंदा करते हैं। यह उस प्रस्ताव में कहीं भी नहीं था। इस प्रस्ताव के पक्ष में 120 वोट पड़े, प्रस्ताव पास हो गया। 14 देशों ने इसके विरोध में वोट दिए और 45 देश इसके वोटिंग से अनुपस्थित रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि भारत का जो रुख रहा इस प्रस्ताव के ऊपर, भारत के रुख से भारत में रहने वाले हमास प्रेमी, आतंक प्रेमी, कांग्रेस पार्टी और दूसरे बहुत सारे लोगों के भीतर भी आग लगी हुई है। ऐसे यूएन में पास हुई इस प्रस्ताव को इजराइल ने खारिज कर दिया है। इजराइल ने खुलकर कहा है कि हम यूएन के द्वारा पास इस प्रस्ताव को खारिज करते हैं, हम इसको नहीं मानेंगे। हम जब तक हमास को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर देंगे, हमारा यह मिशन रुकने वाला नहीं है, हमारा यह पलटवार नहीं रुकेगा। इजराइल के निर्णयों से ऐसा लग रहा है कि इजराइल सच में जब तक इन हमास को और हमास प्रेमी गैंग को मिट्टी में नहीं मिला देता है, तब तक दुनिया का कोई भी ताकत इजराइल को नहीं रोक सकता है। और ऐसे समय में तो और भी संभव नहीं है, जिस समय अमेरिका जैसे देश, यूरोपीय यूनियन के अधिकतर देश, नाटो सदस्य के अधिकतर देश इस समय इजराइल के साथ खुलकर खड़ा है। ऐसे समय में तो ये और भी संभव नहीं है कि कोई भी संगठन या कोई देश इजराइल को इस जवाबी कार्रवाई से रोक दे। तो इस प्रस्ताव का ऐसे भी कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। इस समय यूएन के अंदर इतनी पावर ही नहीं है कि वह
अमेरिका जिसके साथ खड़ा है उसके खिलाफ किसी तरह का कोई कार्रवाई कर सके या उसको किसी भी प्रकार से रोक सके। लेकिन समझने वाली बात यह है कि भारत ने इस प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं किया, इससे अनुपस्थित रहा, जिसके वजह से भारत में रहने वाले जो हमास प्रेमी गैंग है वो बड़ा ही विचलित है और वो भारत और भारत सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार को कल सुबह से ही कोस रहा है और यह कह रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार का विदेश नीति बिल्कुल बेकार है। नरेंद्र मोदी की सरकार गांधी और नेहरू के द्वारा बनाए गए शांति के रास्तों को भूल रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि भारत सरकार के इस निर्णय से हम शर्मसार है। दरअसल भारत सरकार ने इस पर वोटिंग क्यों नहीं किया, भारत सरकार का मानना है, और भारत सरकार वोटिंग इसलिए भी नहीं किया क्योंकि भारत ने जिस दिन ये हमला हुआ था 7 अक्टूबर को, उसी दिन स्पष्ट तौर पे कह दिया था कि इजराइल के ऊपर एक आतंकी हमला हुआ है और हम इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। एक तरह से भारत ने हमास को आतंकवादी संगठन बता दिया है, के हमले को आतंकवादी हमला करार दे चुका है। फिर भारत किस तरीके से हमास के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो, इस तरीके का कोई प्रस्ताव आता और उस पर भारत वोटिंग करता, भारत उसका समर्थन कैसे कर सकता है। यह समझने वाली बात एक चीज और है कि ये जो युद्ध है वह किसी दो देशों के बीच में नहीं है। दो देशों के बीच में जब होता, जब फिलिस्तीन और इजराइल दोनों आधिकारिक तौर पे युद्ध में जाते, फिलिस्तीन आधिकारिक तौर पे कहता कि हम इजराइल से युद्ध में हैं, जिस तरीके से इजराइल ने कहा कि हम इस समय युद्ध में हैं, उसी तरीके से फिलिस्तीन कहता कि हम भी इस समय युद्ध में हैं और हम इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। तो समझ में आता कि यह युद्ध दो देशों के बीच में, दो देशों की सेनाओं के बीच में है। लेकिन यह युद्ध एक देश और एक आतंकवादी संगठन के बीच में है। क्या भारत किसी भी आतंकवादी संगठन को समर्थन कर सकता है? अगर आज भारत अगर हमास और इजराइल के युद्ध पर अगर जॉर्डन के इस प्रस्ताव का समर्थन कर देता तो इससे क्या संदेश जाता? संदेश एक ही जाता कि भारत ने भी हमास को इजराइल का प्रतिनिधित्व मान लिया है, जबकि हमास इजराइल का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इजराइल का प्रतिनिधित्व पूरे दुनिया में PLO नाम का संगठन करता है, फिलिस्तीनी मोर्चा मुक्ति संगठन। हमास एक आतंकवादी संगठन है और हमास के खिलाफ अगर कोई देश कार्रवाई कर रहा है तो फिर उसके खिलाफ कोई सीज फायर प्रस्ताव कैसे आ सकता है? और अगर कोई लाता है तो वह भारत जो पूरी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध लड़ रहा है, पूरे दुनिया से आह्वान कर रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ पूरे दुनिया को एक होना चाहिए, वह भारत किसी आतंकवादी संगठन के पक्ष में कैसे वोट कर सकता है? और इस बात को यूएन में भारत की अस्थायी उप प्रतिनिधि योजना पटेल ने खुलकर कहा है कि भारत किसी भी कीमत पे किसी भी आतंकवादी संगठन का समर्थन नहीं करेगा। योजना पटेल ने कहा कि आतंकवाद एक घातक बीमारी है और इसकी कोई सीमा, राष्ट्रीयता या नस्ल नहीं होती है। उन्होंने कहा हमास के हमले इतने बड़े पैमाने और तीव्रता के साथ थी कि यह बुनियादी मानवीय मूल्यों का अपमान है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधक के रूप में हिंसा अंधाधुंध क्षति पहुंचाती है और किसी भी टिकाऊ समाधान का मार्ग प्रशस्त नहीं करती है। योजना पटेल ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस सभा के विचार विमर्श से आतंक और हिंसा के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश जाएगा और हमारे सामने मौजूद मानवीय संकट को संबोधित करते हुए कूटनीति और बातचीत की संभावनाओं का विस्तार होगा। पर भारत के रुख से प्रियंका गांधी, शरद पवार समेत बहुत सारे नेताओं को भारत में दिक्कत हुई है। प्रियंका गांधी को शर्मसार होना पड़ा।
ये वही प्रियंका गांधी है जिनको अपने पिता के द्वारा किए गए कुकृत्य के ऊपर शर्म कभी नहीं आई है। 1984 में प्रियंका गांधी के पिता राजीव गांधी ने अपने ही देश के 3000 से अधिक सिखों का नरसंहार करवाया। देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में। अभी प्रियंका गांधी को शर्म नहीं आया। इनकी दादी 1966 में सैकड़ों के संख्या में, या बहुत सारे पत्रकार कहते हैं कि हजारों के संख्या में निर्दोष साधुओं के ऊपर गोली सिर्फ इसलिए चलवा दिया था, उनकी हत्या इसलिए करवा दिया क्योंकि वह गौ हत्या प्रतिबंध का कानून बनाने के लिए कह रही थी इंदिरा गांधी को। कभी प्रियंका गांधी को शर्म नहीं आया। प्रियंका गांधी के परनाना और इंदिरा गांधी के पिताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने देश के बंटवारे के समय पे 25 से 30 लाख लोगों का नरसंहार हुआ, सिर्फ नेहरू और गांधी के जिद के वजह से, देश के बंटवारे की वजह से। कभी गांधी खानदान के किसी भी या नेहरू खानदान के किसी भी सदस्य ने नहीं कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस कुकर्म के लिए मुझे शर्मसार होना पड़ रहा है, हमें शर्म आ रहा है। लेकिन आतंकवादी संगठन हमास के ऊपर इजराइल के द्वारा किए जा रहे हमले पर और उसका विरोध भारत ना करे, इसलिए प्रियंका गांधी को शर्म आ रही है, शर्मसार हो गई है। इनके शर्मसार होने के पैमाने को समझिए। ये शर्मसार कभी भी ऐसे समय में नहीं होता है जब कोई आतंकवादी संगठन किसी निर्दोष नागरिकों के ऊपर हमला करता है, तब इनको बिल्कुल शर्म नहीं आता है। इनके मुंह में जबान नहीं होता है कि उसका निंदा कर दे ये। लेकिन जब उस आतंकवादी संगठन के ऊपर कार्रवाई होती है, तब इनको मानव मूल्य, इंसानियत, मानवता, सारे चीज याद आता है और इनको शर्म आती है, शर्मसार हो जाती है। ये कहानी कोई नई नहीं है। आप भारत से लेकर इजराइल तक आतंकी हमला और उसके बाद आतंक के खिलाफ कार्रवाई के ऊपर कांग्रेस पार्टी का जो रुख रहा है उसको देखिए तो आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही आतंक समर्थक रही है, आतंकवाद का समर्थन करती रही है। आतंकवादियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो, उसको बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी हर संभव प्रयास करती रही है। भारत में भी क्या होता था, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी जब भारतीय सेना के ऊपर पत्थर मारते थे तो इस देश के तमाम सेकुलर गिरोह, कांग्रेसी नेता, उनके दलाल, चमचे, चाटुकार सब खामोश हो जाते थे। कभी भारतीय सेना के पक्ष में कोई बयान नहीं दिया कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं ने। लेकिन जब वही भारतीय सेना उस पत्थरबाज, उस आतंकवादी, उस जिहादी के ऊपर कोई कार्रवाई करता था तो ये लोग सड़क पे उतर जाते थे। भारतीय सेना गोली कैसे चला दिया, आंसू गैस कैसे छोड़ दिए, बुलेट रबर का क्यों नहीं चला रहा है, लोहे का बुलेट क्यों चला रहा है, इस तरीके का तमाम तर्क दिया जाता था भारत में भी। यह कांग्रेस पार्टी और सेकुलर गिरोह का पुराना हथकंडा है। जब कोई आतंकवादी पकड़ाता है या मारा जाता है तो ये उसके लिए कहते हैं मास्टर साहब का बेटा मासूम था, भटका हुआ नौजवान था। लेकिन जब वही भटका हुआ नौजवान निर्दोष नागरिकों का हत्या कर देता है तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र बहुत पुराना है। उसी के साथ शरद पवार भी बड़े परेशान, बड़े विचलित दिख रहे थे। उनको भी शायद शर्म आ गई है। लेकिन इन लोगों को जब मुंबई के ऊपर हमला हुआ था, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया था और 200 से 250 लोग मारे गए थे निर्दोष नागरिक, तब ये लोग कभी नहीं कहे कि हमको शर्म आ रही है कि हमारे सरकार के होते हुए, उसी मनमोहनी और सोनिया सरकार के होते हुए इतना बड़ा हमला हो गया और हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाए। देश में आए दिन बम ब्लास्ट होते थे। कभी शरद पवार को शर्म नहीं आया होगा। कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि हमें इसलिए शर्म आता है क्योंकि हम जिस सरकार में हैं उस सरकार के रहते हुए भी देश में आए दिन बम ब्लास्ट होते हैं, निर्दोष नागरिकों की हत्या होती है। इनको शर्म जब आता है जब कोई पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित देश आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करता है। इनका शर्म का पैमाना बड़ा ही खतरनाक है। इनके शर्म के पैमाने को समझना चाहिए लोगों को कि इनको शर्म कब आती है और कब नहीं आती है। लेकिन भारत सरकार ने जो रुख अपनाया है
इजराइल के मामले में, उससे स्पष्ट है कि भारत सरकार और राष्ट्रवादियों को तो शर्म नहीं आती है। जिस इजराइल ने हमें हर एक मौकों पे सहायता किया, हमेशा हर एक विपदा की घड़ी में वो हमारे साथ खड़ा रहा, हमारा फर्ज है कि हम भी इजराइल के साथ खड़े रहें। हर एक मुसीबत में, हर एक मोड़ पे हमें इजराइल के साथ इस समय खड़े होने की जरूरत है। ये तमाम दलाल कितना भी चिल्लाए कि हमें फिलिस्तीन का मदद करना चाहिए, फिलिस्तीन का साथ देना चाहिए, अरे भाई फिलिस्तीन का तो यहाँ मैटर ही नहीं है, फिलिस्तीन के साथ तो कोई लड़ाई ही नहीं है। लड़ाई तो हमास आतंकवादियों के साथ है। फिलिस्तीन को बीच में क्यों घुसेड़ रहे हो? फिलिस्तीन कहाँ है इसमें? इसमें हमास का आतंकवादी है और एक तरफ इजराइल का निर्दोष नागरिक है, बीच में कुछ भी नहीं है। हमास के आतंकवादियों को फिलिस्तीन का नागरिक बताना और उसके ऊपर मानवीय मूल्य, मानवता, तमाम तरह के अंतर्राष्ट्रीय कानून, बाधाएं, इन सब चीजों का ज्ञान देना, ये सब एक बकवास है। ये उसी तरीके का एक ढाल है जिस ढाल को ओढ़ के पूरे धरती पे आज इस्लामिक जिहादी और आतंकवादियों ने आतंक मचा रखा है। यह उनका नकाब है, जिस नकाब को उतारने की जरूरत है और सही समय है। और जिस तरीके से इजराइल उतार रहा है, इस समय इजराइल का समर्थन करने की जरूरत है और वही भारत इस समय कर रहा है। कोई चाहे कुछ भी बोले, किसी को कितना भी शर्म आए, मुझे तो समझ में आ रहा है कि जिसको ज्यादा शर्म आ रहा है उसको इस समय गाजा पट्टी चले जाना चाहिए और गाजा के आतंकवादियों की तरफ से हथियार उठाकर और इजराइल पे हमला कर देना चाहिए। भारत में शर्म आए, परेशान होकर, शर्मा कर कुछ फायदा नहीं होने वाला है। ज्यादा शर्म आ रहा हो तो गाजा पट्टी चले जाओ, सारी शर्म धुल जाएगी। इजराइल वहां बहुत अच्छे अच्छे सिस्टम लगा रखे हैं शर्म धोने वाला, सबकी शर्म वहां पे धुल जाती है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।